नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रुमाना अलवी और आप सभी दर्शकों का अपने मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान भाइयों, पिछले दिनों पाली जिले में कृषि मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में बहुत से किसान आए और इस मेले में किसानों को कृषि यंत्रों, पशुपालन, बागवानी, आधुनिक कृषि तकनीकियों के बारे में जानकारी दी गई। तो ये कृषि उन्नति मेला किसानों के लिए किस प्रकार से उपयोगी रहा, आइए जानते हैं काजरी जोधपुर के निदेशक डॉक्टर ओपी यादव से। राज्य स्तरीय किसान मेले का आयोजन काजरी के कृषि विज्ञान केंद्र पाली में आ गया, जिसमें लगभग 1800 से ज़्यादा किसानों ने हिस्सा लिया है। इस मेले की विशेषता ये है कि इसके अंदर किसानों के लिए उच्चतम तकनीक, चाहे वो फसल विज्ञान से हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर से हो, चाहे वो पशु विज्ञान से हो, उन सभी का एक कॉमन प्लेटफार्म के ऊपर स्टेशन किया है। इसके अंदर किसानों की रुचि काफ़ी है, क्योंकि वो किस तरह से अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी किसानों को दी गई है। और इसके अलावा इम्प्रूव्ड प्लांटिंग मटेरियल, चाहे वो क्रॉप्स का हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर का हो, चाहे वो ग्रासेस का हो, इसके बारे में भी किसानों को जानकारी दी गई है। और मेरा ये मानना है कि इस तरह के जो प्रयास जो जिला स्तर पर, जो राज्य स्तर पर किए जा रहे हैं, उनका प्रभाव बहुत ही अच्छे रूप में हमारे सामने आ रहा है, क्योंकि किसानों के लिए एक प्लेटफार्म के ऊपर सभी सूचना मुहैया करवाने के अंदर ये किसान मेले बहुत ही सक्षम हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में ये प्रयास और जारी रहेंगे, ताकि हमारी जितनी भी नई नई तकनीकें हैं वो किसानों तक सही समय पर सही रूप में पहुँच सकें। पाली कृषि विज्ञान केंद्र में किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 1850 किसान आए। तकरीबन 55 स्टॉल्स थी और इस मेले के दौरान किसानों को बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, खास तौर पे फसलों को बचाव की, फसलों को उगाने की, नई तकनीक की और बूंद बूंद सिंचाई की। किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र के उद्यान और समस्त क्षेत्र में भ्रमण कराया गया और ये एक बहुत सफल आयोजन रहा। अनार के बाग प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिलते हैं, लेकिन इन अनार के बागों में किसानों के सामने झुलसा रोग का प्रकोप मुख्य रूप से देखा जा रहा है। अगर समय रहते बागबान भाइयों द्वारा इस रोग का नियंत्रण नहीं किया गया तो किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। तो आप किस प्रकार से करें इस रोग का नियंत्रण, इस बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र टांकरेडा, जिला जयपुर के विषय विशेषज्ञ हनुमान सिंह से। राम राम किसान भाइयों, इस टाइम पे किसान भाई अनार उत्पादन की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। अनार उत्पादन लेने के लिए किसान भाइयों को उनके खेत में, बगीचे में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसान भाइयों, आज के समय में कोई भी फल बाग रोगों के प्रकोप से अछूता नहीं है। और यदि बात करें अनार की, तो इसमें लगने वाला एक मुख्य रोग है झुलसा रोग। तो ये रोग अनार में किसके कारण होता है और इसे बागवान कैसे पहचाने, इस बारे में जानने के लिए मिलते हैं। उनमें से एक जो मुख्य बीमारी अनार के अंदर आ रही है, ये इसमें बैक्टीरियल ब्लाइट की ज़्यादा समस्याएं देखने को मिल रही है। बैक्टीरियल ब्लाइट है, ये मुख्य रूप से जेंथोमोनास एक्जेनोपोडिस पैथोवर पुनिकी से होती है। इस जो बीमारी के जो लक्षण होते हैं, उसके अंदर अपने को भूरे रंग के स्पॉट्स दिखाई देते हैं। और ये जो बीमारी होती है, इसके अंदर पत्तियों के कारण फोटोसिंथेसिस वगैरह अवरुद्ध हो जाते हैं और बैक्टीरियल की ग्रोथ होने लग जाती है। बागवान भाइयों, अनार में जीवाणु पत्ती झुलसा रोग का प्रकोप पौधों की पत्तियों पर छोटे छोटे अनियमित आकार के पीले काले धब्बों के रूप में बन जाते हैं। ये धब्बे हल्के भूरे से गहरे भूरे रंग के होते हैं। इसके कारण पौधा अपना भोजन नहीं बना पाता, जिससे इससे मिलने वाला फलोत्पादन कम हो जाता है। और इसके रोकथाम के लिए किसान भाई
एंटीबायोटिक दवाइयाँ जैसे कि स्ट्रेप्टोसाइक्लिन स्प्रे कर सकते हैं। इसी के साथ में किसान भाई कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। अनार के बाग में उकठा रोग, इस रोग में पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है। जड़ों तथा तनों की निचले भाग को बीच से चीरने पर अंदर की लकड़ी हल्के भूरे काले रंग का संक्रमण दिखता है। इस रोग के प्रकोप से पूरा का पूरा पौधा सूख जाता है, जिससे बागवान को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अनार के बाग में उकठा रोग का प्रबंधन। उकठा रोग से पूर्णतः प्रभावित पौधों को बगीचे से उखाड़कर नष्ट कर दें या फिर जला दें और उखाड़ते समय संक्रमित पौधों की जड़ों और उसके आसपास की मृदा को बोरे या पॉलिथीन बैग में भरकर बाहर जमीन में गाड़ दें। इसके अलावा उकठा रोग के लक्षण दिखाई देते ही कार्बेंडाजिम 50 WP दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर पौधों के नीचे की मृदा को तर कर दें। इससे काफी हद तक अनार के बाग को रोग से बचाकर अधिक फलोत्पादन ले सकेंगे। हमारे प्रदेश में लघु और सीमांत किसानों की संख्या अधिक है। ऐसे में किसान अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए खेती के साथ साथ सह व्यवसायों को अपनाएं। जिसमें बात करें बकरी पालन की, तो ये कम खर्च और कम समय में अधिक आय का जरिया साबित हो रहा है, जिसे किसान अपने स्तर पर अपनाकर अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो किसान भाई बकरी की कौन कौन सी नस्लों का चयन कर पालन करें, इस बारे में विस्तार से जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की ये प्रस्तुति। खेती और पशु दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। प्रदेश की आजीविका इन्हीं दो के इर्द गिर्द अधिकांशतः घूमती है। खेती कम होने की दशा में लोगों की आजीविका का मुख्य साधन पशुपालन हो जाता है। खेती में पशुपालन एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में हमेशा से उपयोगी रहा है। आज हम बात बकरी पालन व्यवसाय की कर रहे हैं, जिसके माध्यम से गरीब किसान अपनी किस्मत न सिर्फ सुधार सकते हैं बल्कि चमका भी सकते हैं और उसको थोड़ी सी पूंजी और जानकारी के साथ शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जोखिम बहुत कम होता है। साथ ही ये व्यवसाय अच्छी आमदनी का जरिया साबित हो सकता है। बकरी का मांस, दूध, गोबर, चमड़ा इस्तेमाल में लाया जाता है, जो आमदनी का जरिया है। सूखे क्षेत्र में इसका महत्व और बढ़ जाता है और उसमें भी बकरी पालन सूखे के दृष्टिकोण और छोटे किसानों के लिहाज से काफी प्रभावी है। बकरी छोटा जानवर होने के कारण इसके रखरखाव का खर्च भी न्यूनतम होता है। सूखे के दौरान भी इसके खाने का इंतजाम आसानी से हो सकता है। इसके साज संभाल का कार्य महिलाएं एवं बच्चे भी कर सकते हैं और साथ ही आवश्यकता पड़ने पर इसे आसानी से बेचकर अपनी जरूरत पूरी की जा सकती है। इसीलिए आज हम बात करेंगे बकरी पालन की, जो कि अगर सही और नवीनतम तरीके से किया जाए तो बहुत ही लाभकारी व्यवसाय हो सकता है। बकरी फार्म हाउस या बकरी की शेड बनाने के लिए सही जगह का चुनाव करना बहुत जरूरी है। बकरी के शेड के लिए हम ऐसी जगह को चुनें जहां बकरियों के चरने की जगह और आसपास का क्षेत्र हरा भरा हो, जिससे हम बकरियों को चराकर उसे हरा चारा उपलब्ध करा सकें। ये जगह शहर से दूर किसी गांव में आसानी से उपलब्ध हो, वहां बिजली की व्यवस्था हो, खाद्य सामग्री की आसान उपलब्धता हो, परिवहन एवं पशु चिकित्सा सेवा की उपलब्धता हो। किसान भाइयों, 1 से 2 एकड़ जमीन इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए काफी है। सही जगह के चुनाव के बाद अब बारी है बकरियों के शेड की। तो किसान भाइयों, आप शुरुआत में 80 बाय 14 वर्ग फीट का शेड बनाएं। ध्यान रहे, बकरियों का शेड बनाने से पहले 6 फीट का बाउंड्री वॉल अवश्य करवा लें, जिसमें शेड के दाहिने बाएं और पीछे की दीवार की ऊंचाई कम से कम 12 फीट हो, ताकि गर्मी और ठंड के मौसम में शेड के अंदर का तापमान अनुकूल रहे। सामने की दीवार 5 फीट रखें और उसमें 7 फीट ऊपर तक जाली लगा दें, जिससे क्रॉस वेंटिलेशन अच्छा होगा और ताजी हवा शेड के अंदर आएगी, जो बकरियों के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। शेड की जमीन को थोड़ा ढालदार बनाएं ताकि मलमूत्र आसानी से बह सके। जमीन बनाने के लिए ईंट का इस्तेमाल करें, उसके ऊपर से मिट्टी की एक लेयर बना दें। बकरी घर के अंदर 3 सेक्शन जरूर बनाएं, जिसमें बकरी, बकरा और बच्चे अलग अलग रह सके। अब हमारा शेड तैयार है, जिसमें आप आसानी से 100 बकरी रख सकते हैं। हमें विशेषज्ञों द्वारा यह बताया जाता है कि कम से कम एक बकरी को रखने के लिए 10 से 12 वर्ग फीट जगह की जरूरत होती है। किसान भाइयों, बकरी पालन व्यवसाय की शुरुआत 10 बकरी और 2 बकरों के साथ की जा सकती है।
अब हमें चाहिए कि हम बकरियों की सही नस्ल का चुनाव करें। ध्यान रहे कि बकरी की सही नस्ल का चुनाव ही आपको बकरी पालन में सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। सही नस्ल के चुनाव के लिए हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि हम जिस वातावरण में रहते हैं वहां के अनुकूल ही बकरियों के नस्ल का चयन करें। अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ ब्लैक बंगाल बकरी और बीटल बकरी का चयन सबसे अच्छा है। इसी तरह राजस्थान में सिरोही, बीटल, सोजात और उत्तर प्रदेश में बरबरी, जमुनापारी, ब्लैक बंगाल और बीटल बकरी आदि प्रमुख नस्लें हैं। बकरी खरीदते समय हम यह ध्यान दें कि बकरी वयस्क हो। सबसे अच्छा तो यह है कि हम उन बकरियों को खरीदें जिसका एक ब्यात यानी वो एक बार बच्चा दे चुकी हो। इससे हम बांझ बकरियों का हमें खतरा नहीं रहता। बकरी पालन में हम मुख्य रूप से बकरियों का मांस और दूध बेचकर पैसे कमाते हैं, जो कि पूर्णतया बकरियों की खुराक और चारे पर निर्भर करता है। यदि हम सही चारा देंगे तो बकरी का विकास अच्छा होगा और हमें दाम भी अच्छे मिलेंगे। सही चारे से प्रजनन क्षमता बढ़ती है। बकरी पालन की मुख्य लागत बकरी के आहार पर आती है, इसीलिए बकरी के लिए आहार आप स्वयं तैयार करें। हो सके तो 1 एकड़ जमीन में मक्का, बरसी, मादी चारा वाली फसलों को लगाएं ताकि आहार प्रबंधन पर आने वाले खर्च को कम कर सकें। साथ ही इससे बकरियों का आहार पौष्टिक भी हो जाता है। 2 तरह के चारे हम बकरियों को जरूर दें कि एक हरा चारा और दूसरा सूखा चारा। हरा चारा में तो पत्ते, घास, बरसी, मक्का आदि अवश्य दें और सूखा चारा बकरियों को दिन में 2 बार सुबह और शाम को कुट्टी यानी कटे हुए 300 ग्राम पुआल में मिलाकर 250 ग्राम दें। इससे बकरियों का विकास बहुत अच्छा होगा। और दिन में हरा चारा दें। इससे 7 से 8 महीने के भीतर बकरी का वजन 25 से 30 किलो हो जाता है। किसान भाइयों, ये वजन आपकी बकरियों की नस्ल पर भी निर्भर करता है। किसान भाइयों, बकरियों को बीमारी से बचाने के लिए आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सक की सलाह से समय समय पर उनमें टीकाकरण करवा दें। इससे उनमें प्रमुख रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है और ये बीमार भी कम होती हैं। एक बकरी लगभग 1.5 वर्ष की अवस्था में बच्चा देने की स्थिति में आ जाती है और 6 से 7 माह में बच्चा देती है। जैसे ही बकरी गर्म हो उसके बाद 12 से 24 घंटे के अंदर ही उसको अपने बकरे से पाल खिलवा दें। इससे गर्भ धारण में आसानी होती है। बच्चा देने के पश्चात 30 से 40 दिन के भीतर यदि वो दोबारा हीट में आ जाए तो दोबारा पाल खिलवाएं। किसान भाइयों, सही समय पर प्रजनन होना बेहद जरूरी है। इसी पर हमारा फॉर्म का सफलता निर्भर करता है। एक बकरी एक बार में 2 से 3 बच्चे देती है और 1 साल में 2 बार बच्चा देने से इनकी संख्या में वृद्धि होती है। बच्चे को 1 वर्ष तक पालने के बाद ही बेचना चाहिए। बकरी पालन के लिए किसान को लोन कैसे मिलेगा, ये भी जानना बहुत जरूरी है। किसान भाइयों, बकरी पालन के लिए नाबार्ड लोन देता है, लेकिन नाबार्ड सीधे रूप से किसानों से नहीं जुड़ा रहता। नाबार्ड अपना काम राष्ट्रीय बैंक से करता है, जहां पर किसान सीधे रूप से बैंक से जुड़े होते हैं। किसान का किसी भी राष्ट्रीय बैंक में एक करंट अकाउंट यानी चालू खाता होना चाहिए। ये अकाउंट करीब 1 साल पुराना हो तथा ये अकाउंट बकरी पालन के किसी फर्म के नाम से होना चाहिए। उस अकाउंट में बकरी के खरीद और बिक्री का कम से कम 1 साल का लेन देन होना बहुत जरूरी है। अगर 1 साल का रिटर्न फाइल है तो अच्छा है। इसके बाद आप बैंक में जाएं तो बैंक अधिकारी आपको बैंक के लेन देन के आधार पर उतना पैसा दे सकते हैं। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव अमलनेर, जिला गंगानगर के दीपचंद्र शर्मा ने। आपने किचन गार्डन पर जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अपना देश कृषि आधारित है, लेकिन पिछले कुछ दशकों से बढ़ती जनसंख्या के चलते कृषि जोत का आकार सतत घट रहा है। ऐसे में लघु व सीमांत किसान जीवन यापन हेतु शहरों का रुख कर रहे हैं, जिससे शहरीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन जो किसान शहरों की ओर रुख नहीं कर रहे हैं, वे औद्योगिकीकरण के इस युग में जीविकोपार्जन व अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने हेतु कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों व दवाइयों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, जिससे उत्पादन तो बढ़ गया, लेकिन इन रसायनों के अवशेष भी कृषि उत्पादों जैसे सब्जियों, फलों व खाद्यान्नों में पाए जाने लगे हैं, जिनके घातक प्रभाव न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण मानव जीवन पर भी देखे जा सकते हैं, जैसे कैंसर, पेट व त्वचा संबंधित रोग आदि, जो पहले बहुत कम लोगों में देखे जाते थे।
अतः यही वे कारण हैं जिनकी वजह से शहरी व ग्रामीण लोग या जिनके पास भूमि नहीं है, उनका रुझान किचन व टेरेस गार्डनिंग अर्थात छत पर सब्जियों की खेती की ओर बढ़ रहा है। गृह वाटिका का आजकल प्रचलन बढ़ता जा रहा है। गृह वाटिका के द्वारा एक सीमित परिवार को या परिवार जिसके पास में उपयुक्त साधन है, पानी है, थोड़ी बहुत जमीन है, खाद है, तो पूरे वर्ष भर शुद्ध सब्जी मिल सकती है। जो ये गृह वाटिका हम लगाते हैं, इसमें 3 तरह की मुख्य रूप से सब्जियों का समावेश होता है। पत्ते वाली सब्जी, जड़ वाली सब्जी और फल वाली सब्जी। और इसकी पूर्ति हम गृह वाटिका के द्वारा आसानी से की जा सकती है, और वो भी ताज़ा। और गृह वाटिका का सबसे दूसरा फायदा होता है कि इसमें ताज़ा के साथ हमें शुद्ध सब्जी मिलती है। इनके द्वारा हम किसानों को या हमारे परिवार को बिना कीटनाशक और बिना रासायनिक खादों का उपयोग किए हम सब्जी उत्पादन कर सकते हैं। ध्यान रहे, आप किचन एवं टेरेस गार्डन में जो सब्जियां लगा रहे हैं उनमें कीटनाशक रसायनों का कम से कम प्रयोग हो, ऐसी सब्जियों को उगाना चाहिए। और इसके साथ ही अगर जड़ वाली सब्जी में मूली है, गाजर है, और फल वाली सब्जी में बैंगन, टमाटर, मिर्च, पत्ता गोभी ये है, साथ में लेट्यूस भी लगा रखा है, कुछ लहसुन की भी लगा रखे। इस तरह किसान भाई अपने एक छोटे से 100 वर्ग मीटर के क्षेत्र में 4 से 6 सदस्यों के लिए 100 वर्ग मीटर का क्षेत्र पर्याप्त रहता है। और उसके अगर अपन इस गृह वाटिका के चारों तरफ अगर एक वो जाली लगा लेते हैं जो 3 फुट ऊंची हो, तो उस पर अपन बेल वाली सब्जियों को भी लगा सकते हैं। और उसके बाद में अपन फलदार पौधे भी उसके चारों तरफ लगा सकते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे दैनिक जो अपन आहार करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन्स, इन सब की हमको आवश्यकता होती है। लेकिन जो हमारे मिनरल्स और विटामिन से ये विशेष रूप से हमको केवल फल और सब्जियां ही प्रदान करती है। तो हमारी अगर दैनिक आहार में, हमारे परिवार में अगर फल और सब्जियों की सही रूप से आपूर्ति होती रहेगी तो हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, बच्चों की ग्रोथ अच्छी रहेगी, हम लोगों की कार्य क्षमता भी प्रॉपर रूप से बनी रहेगी, और हम कई प्रकार की बीमारियों से जो आज तक नित्य प्रतिदिन बहुत सारी बीमारियां हमारे जो पोषक तत्वों की कमी से होती रहती है उससे बचे रहेंगे। किचन एवं टेरेस गार्डन से घर को प्राकृतिक सुंदरता देने के साथ घर के आसपास ताज़ी ऑक्सीजन भी मिलती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए काफी लाभकारी है तथा घर को गर्मी में ठंडा तथा ठंड में गर्म बनाए रखता है। इन सब लाभों को देखते हुए यदि आपकी जिज्ञासा है कि आपको भी एक किचन या टेरेस गार्डन स्थापित करना है तो आप भी स्थापित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन थोड़ी सी व्यवस्था करके, प्रबंधन करके, और अपन इस तरह से अगर एक मॉड्यूल तैयार कर लें जो ये न्यूट्री गार्डन पोषाहार है, तो पहली बात तो हमारे को पैसे की बचत हो रही है कि अपन को बाजार से सब्जी, और आजकल देखिए सब्जियों में किसान भाई जो बाहर से दूसरे लोग लेके आते हैं उसमें बहुत सारी कीटनाशक और क्या पता क्या क्या चीज़ मिले हुए होते हैं, उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। और रोजाना आपको स्वस्थ यानी कि ताज़ा सब्जी मिलेगी। तो ताज़ा सब्जी खाने का, मिलने का तो स्वाद और एक आनंद ही अलग होता है। तो इससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा, शरीर स्वास्थ्य के रूप से और पैसे के रूप से। पोषाहार वाटिका से न केवल स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य, शुद्ध देसी ऑर्गेनिक सब्जी, और हमको हमारे इनकम में भी बढ़ोतरी की खर्चा कम होता है जब हम खुद अपने हाथ से उगाई हुई सब्जी खाते हैं। मेन चीज आती है कि अपन इसका प्रबंधन कैसे करें। कंटेनर और गमलों में लगे पौधों का देखरेख करना नितांत आवश्यक है। पौधों की सिंचाई मौसम, पौधे का प्रकार एवं आकार तथा कंटेनरों के आकार पर निर्भर करता है। गर्मी में पौधों को पानी की नितांत आवश्यकता होती है। गर्मी के मौसम में दिन में 2 बार पौधों को सिंचाई करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक पानी भी पौधों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए सिंचाई में संतुलन बनाए रखना चाहिए। सिंचाई ऊपर की 1 इंच की मिट्टी खरोच कर देना चाहिए। यदि मिट्टी नम है तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं है, यदि सूखी है तो सिंचाई की आवश्यकता है। फल सब्जियों में सहारा देने की आवश्यकता पौधे के विकास की अवस्था एवं पौधे के प्रकार पर निर्भर करती है। यदि पौधे लता वर्गीय कुल के हैं तो उनको सहारा देने की जरूरत होती है, जैसे लौकी, करेला। सेम स्टैकिंग के द्वारा पंडाल प्रणाली पर इनको फैलाना चाहिए। इसके अलावा टमाटर, बैंगन और मिर्च को पौधारोपण के 2 महीने बाद स्टैकिंग करने की जरूरत होती है। पौधों एवं सब्जियों के अच्छे विकास एवं उपज के लिए रासायनिक उर्वरकों जैसे यूरिया, DAP, अमोनियम सल्फेट की थोड़ी मात्रा में प्रयोग टॉप ड्रेसिंग के रूप में कर सकते हैं। सामान्यतः 5 से 10 ग्राम प्रति पौधा
नम मिट्टी में 7 से 10 दिन के अंतराल पर देना चाहिए तथा पहली बार बुआई के 3 सप्ताह तथा रोपण के 2 सप्ताह बाद डालना चाहिए। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट 100 ग्राम प्रति पौधा प्रयोग 1 महीने के अंतराल पर करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग पौधे के लिए हानिकारक हो सकता है। उर्वरकों के प्रयोग के बाद सिंचाई करना चाहिए। इसके लिए हमको जो दवा की आवश्यकता पड़ती है, नीम के आधारित अपन दवा उपयोग में कर सकते हैं। नीम ऑयल आती है, नीम पर आधारित है, उन दवाओं का अपन थोड़ा थोड़ा जब अपने ऐसी बीमारी का आभास हो तो उसका छिड़काव करते रहे। ट्राइकोडर्मा पाउडर है जो फफूंदनाशक जड़ संबंधी बीमारी आती है, तो जिसमें गलन वाली बीमारी आती है, तो ट्राइकोडर्मा पाउडर को वर्मी कंपोस्ट में मिलाकर अपन क्यारी में डाल देंगे तो जमीन में जो फफूंद वाली बीमारी होती है उनसे भी अपन रोकथाम कर सकते हैं। और फिर कुछ है, जैसे अगर मान लो ये भी नहीं है तो आप नीम के पत्तों को, धतूरे के पत्तों को, आंकड़े के पत्तों को अच्छी तरह से उबाल कर उसका जो सत्व तैयार करते हैं उनका अपन हर 7 दिन समय समय पे स्प्रे करते रहेंगे तो हमारी सब्जियों में कीट बीमारी से अपन उनको रोकथाम कर सकते हैं। फल सब्जियों में रस चूसक एवं फल मक्खी कीट का प्रकोप होता रहता है। ऐसे में कीट एवं रोगग्रस्त भागों को तोड़कर हटा देना चाहिए। पौधों पर 1 से 2 बार कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए तथा कीटनाशक दवाओं के छिड़काव के लगभग 7 से 10 दिन बाद ही फल सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। और रोजाना आपको स्वस्थ यानी कि ताज़ा सब्जी मिलेगी, तो ताज़ा सब्जी खाने का मिलने का तो स्वाद और एक आनंद ही अलग होता है। तो इससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा, शरीर स्वास्थ्य के रूप से और पैसे के रूप से। सब्जियों की तुड़ाई परिपक्व अवस्था पर तुरंत करना चाहिए, क्योंकि इसी अवस्था पर फल सब्जियां ताज़ा एवं गुणवत्ता वाली प्राप्त होती हैं तथा पत्ते वाली सब्जियां जब कोमल रहें तब रोजाना तुड़ाई करते रहना चाहिए। टमाटर की तुड़ाई परिपक्व अवस्था पर करना चाहिए। भिंडी एवं बैंगन की तुड़ाई पूरे आकार धारण कर लें, लेकिन कोमल रहें तब उसकी तुड़ाई करना चाहिए। तो अगर हम इस तरह से इस मॉड्यूल को बना के जो आप देख रहे हो, इस मॉड्यूल को आप इस तरह से आप तैयार करते हो तो निश्चित रूप से आपकी पोषाहार वाटिका तैयार हो जाएगी। पोषाहार गार्डन, न्यूट्री गार्डन जिसको कहते हैं, तैयार हो जाएंगे। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के अनुसार फसलों के बाजार भाव पर। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधी समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर सुबह 6 बजे आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।